अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक स्ट्रेट लाइन का एक और लेक्चर नंबर 2 के साथ आपके साथ मौजूद हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से सुना होगा और उसमें जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को इन डिटेल समझाई थी वो आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपने पास अपने रजिस्टर्स कॉपीज़ में नोट डाउन कर ली होगी। अब तक हमने स्ट्रेट लाइन के हवाले से क्या चीज़ें डिस्कस की हैं, पहले हम उस पर मुख्तसर सी गुफ्तगू करते हैं और फिर इंशाअल्लाह हम आज के टॉपिक पर बात करेंगे। लास्ट क्लास में बेटा हमने डिस्कस ये किया था कि एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, रे लाइन किसे कहते हैं, और फिर हमने ये भी देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन जो कि अनब्रेकेबल, जिसमें कोई कर्व नहीं होता, जिसका कोई ब्रेक नहीं होता, जो अनस्टॉपेबल एक लाइन होती है, जब हम उसका कॉम्बिनेशन पढ़ना चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए हम किन दो चीज़ों का ख्याल रखते थे बेटा। पहली चीज़ ये होती थी कि उस लाइन की हम एक लिमिट को महदूद करते थे, उस लाइन के ऊपर दो एंड पॉइंट्स लिए जाते थे। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि मेरे पास अगर एक अदद ये प्रोटेक्टर मौजूद है तो ये इससे बड़ा भी हो सकता है, ये इससे छोटा भी हो सकता है। आपने इससे बड़े स्केल्स और इससे छोटे स्केल्स देखे होंगे, उसकी कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर वो प्रोटेक्टर एक स्केल स्ट्रेट लाइन थी तो आप कहेंगे सर फिर ये क्या चीज़ है। तो बेटा ये भी हमारे पास क्या है, एक अदद स्ट्रेट लाइन है। ये भी हमारे पास एक अदद स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये भी हमारे पास एक अदद क्या है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन में हमारे पास ये मौजूद है। अगर हम अनडिफाइंड लाइन की बात करते हैं, मतलब कंटिन्यूस एक प्रोसीजर में एक लाइन चलती चली जा रही है, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जब हम उसका लाइन सेगमेंट बनाते हैं तो दो एंड पॉइंट से उस लाइन को हम महदूद कर देते हैं कि कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी, जिसके दो एंड पॉइंट्स थे x1 y1 और x2 y2। फिर हमने लास्ट में लेक्चर के देखा था कि बेटा अगर हमारे पास एक अदद स्ट्रेट लाइन हो या लाइन सेगमेंट हो जिसके ऊपर दो पॉइंट्स मौजूद हों, उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का हम डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करने के साथ साथ मैंने आप लोगों को एक छोटा सा ग्राफ पढ़ाया था उसी क्वेश्चन का, जिसमें हमने पॉइंट्स ले लिए थे 2, 5, 6 और 8। और मैंने उसी क्लास में आप लोगों के साथ ये बात डिस्कस की थी कि जब हम अगले लेक्चर के साथ मौजूद होंगे, यानी इस टॉपिक को जब मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, तो बेटा हम बात किस चीज़ की करेंगे, हम बात करेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन, और हम बात करेंगे इंटरसेप्ट्स मेड बाय द लाइन कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप की क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या केसेस हो सकते हैं, स्लोप्स के हवाले से लाइंस का आपस में क्या रिलेशनशिप बनता है। तो आज हम किसी टेक्निक या शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक के ऊपर बात नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ पिछले लेक्चर में भी और आज के लेक्चर में भी हम बात करेंगे सिर्फ इसकी बेसिक्स की। फिर इंशाल्लाह जब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर आएंगे तो यकीनी तौर पर आप लोगों के साथ बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस की जाएंगी। तो मैंने जिक्र किया था पिछली क्लास में बेटा कि हम बात करेंगे स्लोप की, तो ज़रा गौर से देखें। सबसे पहले व्हाट इज स्लोप, कह रहे हैं द स्लोप और द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन इज अ नंबर दैट डिस्क्राइब्स बोथ द डायरेक्शन एंड द स्टीपनेस ऑफ द लाइन। स्लोप और उसका एक और नाम होता है जिसको क्या कहते हैं बेटा, हम ग्रेडियंट। क्या होता है बेटा, वो ग्रेडियंट कहलाता है। कह रहे हैं किसी भी लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट एक ऐसे नंबर को कहते हैं जो ये चीज डिफाइन या डिस्क्राइब करता है, दो चीजों को बताता है। देखने में दोनों चीजों का मतलब, दोनों चीजों का मकसद, दोनों का माने एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में एक मुख्तसर सा फर्क है। ये बता रहा है कि डायरेक्शन और स्टीपनेस, अगर यहां पर एक वर्ड होता ना बेटा और OR, तो इसका मतलब होता डायरेक्शन या स्टीपनेस। मैंने लिखा हुआ डायरेक्शन एंड स्टीपनेस। डायरेक्शन एंड स्टीपनेस से क्या फर्क पड़ता है या इन दोनों का मतलब क्या होता है, मैं एक स्ट्रेट लाइन के हवाले से ही बात करता हूँ। सपोज करते हैं हमारे पास ये एक अदद स्ट्रेट लाइन है और ये एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मौजूद है। हमारे पास एक और लाइन होती जो कि हमारे पास क्या होती बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में मौजूद हो जाती। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक और लाइन है बेटा, ये ठीक है, एक हमारे पास वर्टिकल लाइन है और एक हमारे पास क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर हम किसी भी लाइन की डायरेक्शन को चेंज कर दें, किसी भी लाइन की डायरेक्शन को हम चेंज कर दें तो वो क्या कहलाती है बेटा, यानी किसी भी डायरेक्शन की पोजीशन को चेंज करें, किसी भी लाइन की पोजीशन को चेंज करें, पॉइंट्स को, तो वो क्या कहलाती है, चेंज इन डायरेक्शन। इस चेंज आने की वजह से इसकी इंक्लिनेशन में, इसका एंगल बनने में कितना चेंज आता है, इसका एंगल बनने में कितना चेंज आता है। अगर अभी आप ये देखें तो 90 डिग्री बन रहा है। अगर मैं इसको इंक्लाइंड बना दूं, जो कि फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं, इंक्लाइंड प्लेन एक टॉपिक होता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री बनाता है। अगर मैं दोनों लाइंस को यूं कर दूं
तो बेटा ये क्या हो जाएगा, दोनों लाइंस ओवरलैपिंग करेंगी या दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी, या इसकी डायरेक्शन देखें तो दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास मौजूद होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा डायरेक्शन दो पॉइंट्स की पोजीशन को चेंज करने से होती है, स्टीपनेस उसका एंगल, उसके इंक्लिनेशन चेंज हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, स्टीपनेस ऑफ द लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप एक ऐसे नंबर को कहते हैं, क्योंकि स्लोप जब हम फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे एक नंबर की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2, 4, 5, 6, 8, 1/2, 3/2, 2/3, 4/5, -1/2, -2/3, -3/4 एक्सेट्रा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब भी कभी हम किसी भी लाइन की डायरेक्शन और स्टीपनेस को पढ़ेंगे तो हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं बेटा, स्लोप को। अब हम ये देखेंगे कि स्लोप किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, स्लोप्स की कंडीशन क्या होती है। मैंने बोर्ड पे 6 केसेस लिखे हुए हैं। पहला केस ये है कि अ लाइन इज इंक्रीजिंग इफ इट गोज अप, कोई भी लाइन नीचे से ऊपर की जानिब, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर इंक्रीज कर रहा है, यानी कि लाइन में इंक्रीमेंट हो रहा है, लाइन की पोजीशन डाउनवर्ड टू अपवर्ड एंड लेफ्ट टू राइट है। अब गौर से देखेंगे, मैंने लेफ्ट टू राइट लिखा, डाउनवर्ड टू अपवर्ड नहीं लिखा। मैंने आप लोगों की जब जूम पर लाइव क्लास ली थी तो बेटे मैंने बोर्ड की तस्वीर शेयर करने के बाद आप लोगों को सवालात नहीं थे मुझसे, लेकिन मैंने आप लोगों से मैट्रिसेस के हवाले से बहुत सारे सवालात पूछे थे जब हमारी पहली ही जूम पर लाइव क्लास हुई थी, बिल्कुल वेरी फर्स्ट क्लास। तो उसमें बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ों के अंदर से मैंने मजीद सवालात निकाले थे। तो गौर से देखिएगा बेटा, डेफिनेशन में मैंने लिखा हुआ है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, यानी नीचे से ऊपर की जानिब। अगर ऊपर से नीचे की जानिब होती तो स्लोप नेगेटिव होता, वो हम केस 2 में पढ़ेंगे। किसी भी लाइन को नीचे से ऊपर की जानिब और लेफ्ट टू राइट अगर हम पढ़ रहे हैं तो बेटा उस लाइन का स्लोप हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसका लाइन का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ, अब इसमें से मैं MCQs बनाऊं तो जरा गौर से देखिएगा। मैं ये कहूं एक ऐसी लाइन जिसका स्लोप पॉजिटिव है, या ये कह लें, अब पहली चीज मैं कह रहा हूं स्लोप पॉजिटिव है, दूसरी चीज मैं कह रहा हूं स्लोप इज ग्रेटर देन 0 है। तो ये आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं, सीनियर क्लास में मौजूद हैं, तो आप तमाम स्टूडेंट्स इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं बेटा कि 0 से बड़ा होने का मतलब ऑटोमेटिकली क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर किसी लाइन का स्लोप 0 से बड़ा है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। मैं ये कहूँ किसी लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, इस अंदाज में भी पूछा जा सकता है। आपसे ये कहें कि एक इंक्रीजिंग लाइन है, एक क्या है बेटा, इंक्रीजिंग लाइन है जो ऊपर की जानिब जा रही है। अब ये देखें मैंने लिखा है गोज अप, डाउनवर्ड टू अपवर्ड नहीं लिखा हुआ। गोज अप भी हो सकता है, गोज डाउन भी हो सकता था, डाउनवर्ड से अपवर्ड भी हो सकता था, अपवर्ड से डाउनवर्ड भी हो सकता था। अभी हम बकिया केसेस में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। मैं कह रहा हूं लेफ्ट से राइट, मैं दूसरा MCQ क्या पूछ सकता हूं, मैं ये पूछ सकता हूं भाई अ लाइन इज इंक्रीजिंग इफ इट्स गोज अप द स्लोप इज डैश, तो आप कहेंगे भाई स्लोप इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। मैंने लेफ्ट टू राइट नहीं कहा। मैं कहूं अ लाइन इज इंक्रीजिंग इफ इट इज गोज अप फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड द स्लोप इज पॉजिटिव। मैं कहूं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड टू अपवर्ड स्लोप इज पॉजिटिव। मैं आपसे कहूं कि इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन इज पॉजिटिव मेंशन द पोजीशन ऑफ अ लाइन, तो आप कहेंगे सर लेफ्ट टू राइट, और द लाइन इज इंक्रीजिंग और लाइन इज गोज डाउनवर्ड टू अपवर्ड। 3 चीजें, गोज अप, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट, और चौथी चीज मैं कहूं इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन इज पॉजिटिव द लाइन इज व्हाट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो आप कहेंगे इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये हुआ, मैंने डायग्राम बनाकर आप लोगों को पूछा, हो सकता है आपके टेस्ट में डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम बनाए, बोले इस लाइन का स्लोप बताओ क्या होगा। अब आप बच्चे करते क्या हैं, आप लोग इसको रटते हैं, ठीक है ना भाई। आप लोगों के लिए तो नहीं, लेकिन बहरहाल एक मूवी बनाई गई थी 3 इडियट, और आपने उसमें रटने के नुकसानात देखे कि रट्टा लगाने के क्या नुकसानात होते हैं। तो आप लोगों में से कोई भी बच्चा ऐसी गलती हरगिज़ भी ना करे, रटे नहीं कि सर वो लाइन तो आपने इस तरीके की बनाई थी, भाई वो लाइन इसके नीचे भी हो सकती है बेटा, लाइन इसके ऊपर भी हो सकती है, भाई लाइन यहाँ से यहाँ तक भी हो सकती थी, लाइन यहाँ से यहाँ तक भी हो सकती थी। इसका मतलब ये है कि डाउनवर्ड से अपवर्ड बनेगी या इंक्रीजिंग होगी। तो इंक्रीजिंग होगी स्लोप पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, स्लोप पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, लाइन इज इंक्रीजिंग, लेफ्ट टू राइट, गोज अप, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। हमने केस 1 में ये तमाम चीजें देखी। दूसरे केस में आपसे क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इफ अ लाइन इज डिक्रीजिंग, गौर से देखिएगा बेटा, यहां मैंने क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग। मैं इसको मार्क कर दूं ताकि आपको ये चीजें ना याद रह जाएं। इफ अ लाइन इज इंक्रीजिंग द स्लोप इज पॉजिटिव,
इफ अ लाइन इज डिक्रीजिंग द स्लोप इज नेगेटिव। ये याद करने की चीजें याद करेंगे। अच्छा, यहां मैंने अंडरलाइन किया हुआ है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहां पर भी क्या हुआ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सर ये तो फंस जाएंगे सर, ये तो दोनों फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। तो बेटा गौर से देखिएगा, एक डाउनवर्ड टू अपवर्ड है, दूसरी अपवर्ड टू डाउनवर्ड है। अब गौर से देखिएगा मैं क्या बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इट गोज डाउन, यहां पर मैंने कहा था इट गोज अप। जैसी अप की बात होगी तो कोई चीज नीचे मौजूद होगी तो ऊपर जाएगी ना बेटा। फॉर एग्जाम्पल आप एक एलिवेटर में चढ़ते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे होगी तो आप 5th फ्लोर पे जाएंगे ना। एक बिल्डिंग के फ्लोर ही 5 हैं और लिफ्ट 5वें फ्लोर पर, और आप कहेंगे लिफ्ट ऊपर जाएगी, तो ये इलॉजिकल सी गुफ्तगू होगी कि वो ऊपर कैसे जा रही है, नीचे आ सकती है। यानी कि कोई भी चीज डाउनवर्ड तब होगी जब वो पहले से ऊपर मौजूद है, कोई भी चीज अपवर्ड उस वक्त होगी जब वो पहले से नीचे की तरफ मौजूद है। फिर हम क्या कह रहे हैं कि इफ अ लाइन इज डिक्रीजिंग, इफ इट्स गोज डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द स्लोप इज नेगेटिव। तो बेटा उसी तरीके से मैंने उसकी भी एग्जांपल बनाई है कि x1 y1 का पॉइंट ऊपर लिया है, x2 y2 का पॉइंट नीचे लिया है, कि ऊपर से नीचे की जानिब हमारे पास लाइन आ रही है। अगर आप कहेंगे सर इसको और मजीद मेंशन कर दें नीचे के ऊपर की जानिब, तो मैं इसमें एरो बनाकर इसको मजीद मेंशन कर देता हूं कि भाई ये लाइन इस तरीके से चल रही है। अब बात हो रही थी डायरेक्शन और स्टीपनेस की। ये इस लाइन की डायरेक्शन है, इसका कितना एंगल बन रहा है इस लाइन में आने वाले चेंज की वजह से। अगर मैं लाइन को थोड़ा सा तब्दील कर दूं, यहां पर ले जाऊं, तो एंगल में क्या तब्दीली आएगी, किसी भी लाइन की चेंजिंग की वजह से उसकी इंक्लिनेशन में तब्दीली आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, स्टीपनेस ऑफ द लाइन। अच्छा, स्टीपनेस को उर्दू में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं खड़ापन, यानी कि नीचे से ऊपर की जानिब या ऊपर से नीचे की जानिब, या किसी भी चीज़ को डिफाइन कर देना, एक लाइन को किसी डायरेक्शन को बता देना। लेकिन मैंने फिर भी डायरेक्शन और स्टीपनेस का दोनों का वाज़ेह फ़र्क भी आप लोगों को समझाया। मैंने यहाँ पर भी एक वर्ड लिखा हुआ है ओरिजिन, यहाँ पर भी एक वर्ड लिखा हुआ है ओरिजिन। इसका पॉइंट होता है 0 0। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ पर ये एक्स वाई जियोमेट्रिक जो प्लेन है हमारे पास, इसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का आगाज़ हो जाए। इसे एक्स वाई ज्योमेट्रिक प्लेन भी कहते हैं, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। अच्छा भाई, केस नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बेटा इफ़ अ लाइन इज़ हॉरिजॉन्टल द स्लोप इज़ 0, इट्स फंक्शन इज़ कांस्टेंट। इफ़ अ लाइन इज़ हॉरिजॉन्टल, अब हॉरिजॉन्टल क्या होता है ये हम बहुत तफसील से डिस्कस कर चुके हैं बेटा। वो तमाम डायरेक्शन जो इस आमने सामने की तफसीलात में होती हैं, जिसको हमने मैट्रिसेस के चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर की क्लास में हमने देखा था बेटा कि जब हम इसकी बात करते थे तो क्या हुआ था, हम बात कर रहे थे किस चीज़ की, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। और अगर मैं इसी को यूँ लेकर चला जाऊँ तो ये क्या बन जाती है बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन बन जाती है। मैट्रिसेस में हमने इस चीज़ को पढ़ा था, ये रॉज होती हैं और ये क्या होते हैं बेटा, कॉलम। तो जो रॉज होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल आमने सामने वाले 2 पॉइंट से मिलाकर बनाई जा रही है तो उसका स्लोप हमेशा क्या होगा बेटा, 0, और उसे हम क्या कहते हैं, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है, डिस्टेंस कवर्ड अंडर द क्लोज पाथ, जाकर आता क्या लास्ट में बेटा, 0 आता है। अच्छा, एक रीज़न। दूसरा रीज़न कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट्स हैं या जो हॉरिजॉन्टल स्लोप्स की हम बात करते हैं, तो दुनिया महदूद है, एक वक्त इसको फ़ना हो जाना है, ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल 0 पर आ जाएगी। एक और रीज़न इसका अगर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो इसका एक और रीज़न 0 होने का क्या है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फ़ना हो जाएंगी। दूसरी चीज़ बेटा हम ये देखते हैं कि किसी भी इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक चले जाएं, अगर हमें दोनों उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट मौजूद हो, यानी दोनों पॉइंट्स अगर हमें मालूमात हो, तो हम फाइनल में से इनिशियल को प्लस करें या इनिशियल में फाइनल को प्लस करें, एक ओवरऑल डिस्टेंस आ जाता है। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आ गए, हमने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, हम यहाँ से यहाँ तक चलते चलते यहाँ तक आ गए, हमने ये भी डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर मैं उस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को माइनस कर दूंगा तो ओवरऑल पोजीशन क्या आएगी, 0। लेकिन अभी हम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन की। तो किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप है वो हमेशा क्या होगा बेटा, 0, क्योंकि लाइन फिक्स्ड है और एक इसकी पोजीशन में तब्दीली नहीं हो रही। दूसरा इसका 0 होने का मकसद क्या है बेटा, कि आप ज़रा गौर से देखिएगा कि अगर हम बात करें इस लाइन का एंगल कितना बन रहा है, तो बोलेंगे सर इसका तो कोई एंगल ही नहीं है, वाई एक्सिस के साथ अगर हम बात करें तो इसका एंगल 90 डिग्री बनता है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं, तो उसका एंगल 0 है। और स्लोप का फॉर्मूला होता है m = टेंजेंट थीटा। फॉर्मूला होता है भाई m = टेंजेंट थीटा। और अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो स्लोप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें अब तक की क्लास में क्या देखा बेटा, हमने डायरेक्शन और स्टीपनेस को पढ़ा, किसी लाइन की स्लोप या ग्रेडियंट कहलाता है।
अगर कोई लाइन इंक्रीजिंग हो तो स्लोप पॉजिटिव होता है, लाइन डिक्रीजिंग हो तो स्लोप नेगेटिव होता है, लाइन हॉरिजॉन्टल हो तो स्लोप क्या होता है बेटा, 0। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं हमारे केस नंबर 4 की, तो कह रहे हैं इफ़ अ लाइन इज वर्टिकल। अभी हमने हॉरिजॉन्टल की बात करी, अब हम किसकी बात करेंगे बेटा, वर्टिकल की बात कर रहे हैं। अगर कोई लाइन वर्टिकल है तो उसका स्लोप क्या है, हमेशा अनडिफाइंड है। उसका स्लोप क्या हमेशा अनडिफाइंड है, जिसे हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं इन्फिनिटी। क्या कहते हैं बेटा हम उसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के आसान मायने क्या होते हैं, अनडिफाइंड। कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है बट उस तक रसाई मौजूद नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, इन्फिनिटी के अनडिफाइंड कहते हैं। तो आप देखें हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अगर कोई लाइन मैंने वाई एक्सिस के साथ वर्टिकल बना दी है, यानी कोई वर्टिकल लाइन है, तो उसका स्लोप हमेशा क्या होगा बेटा, अनडिफाइन होगा। अब इसका स्लोप अनडिफाइन क्यों होगा, इसका मैंने आप लोगों से पिछले लेक्चर में भी मुख्तसर सी बात की थी। आज हम फिर से उसी के हवाले से बात करेंगे, छोटा सा इसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव देखेंगे ताकि आपको अनडिफाइन और इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो सके। फिलहाल उससे पहले हम दो केसेस और देख रहे हैं कि अगर अब तक हमारे पास हम एक एक लाइन की बात कर रहे थे कि कोई लाइन वर्टिकल हो, कोई लाइन हॉरिजॉन्टल हो, कोई लाइन अपवर्ड टू डाउनवर्ड हो, कोई लाइन डाउनवर्ड टू अपवर्ड हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 4 केसेस पढ़ लिए और इस पर अनडिफाइन पे हम अलग से गुफ्तगू करेंगे अभी इसी वीडियो के अंदर। केस नंबर 5 और 6 में क्या चीज़ चेंज है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 और केस नंबर 4 से क्या चीज़ इसके अंदर डिफरेंट है। तो बेटा ज़रा गौर से देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा पूरी तवज्जो से और बोर्ड पर गौर से देखिएगा कि अब तक हमने जितनी भी लाइंस की बात करी, मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ब्लू से ड्रॉ करके, ये रेड लाइन जो ड्रॉ करी, ये ग्रीन लाइन जो ड्रॉ करी, ये ब्लू लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है, मैं ये ब्लैक लाइन जो ड्रॉ करी, ये रेड लाइन जो ड्रॉ करी, मैंने इनको अलग कलर से इसलिए मेजर किया है ताकि आपके इल्म में ये चीज़ रहे कि मैं पर्टिकुलरली इस लाइन की बात कर रहा हूँ, मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर मैंने 2 लाइन्स बनाई हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही बनाया, एक लाइन एक्स की दूसरी लाइन वाई की। तो केस नंबर 5 और केस नंबर 6 लाइंस की 2 प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती हैं और वो प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं कि अगर लाइन पैरेलल्स होंगी, अगर कोई भी 2 लाइंस अगर पैरेलल होंगी। सर पैरेलल का क्या मतलब होता है, पैरेलल का मतलब होता है बेटा एक जैसी डायरेक्शन में होना। मैं उसकी 2 एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ये 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं, इन दोनों की डायरेक्शन इस वक्त एक जैसी है बेटा, ये 2 लाइंस क्या है हमारे पास, पैरेलल। फॉर एग्जांपल मैं इनको यूं कर दूं, ये 2 लाइंस भी हमारे पास क्या है, पैरेलल। फॉर एग्जांपल मैं दोनों को वर्टिकल कर दूं, अब भी ये दोनों लाइंस की डायरेक्शन एक जैसी है, पैरेलल। ये दोनों स्केल करीबन लेंथ में एक जितने, लेकिन अगर हम इस वुड स्केल को देखें तो ये छोटा है और ये वाला स्केल इससे थोड़ा सा बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइंस का पैरेलल होना ज़रूरी है, इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। इसकी एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 2 प्रोटेक्टर्स मौजूद हैं और हम इन 2 लाइंस की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक लाइन ये और एक लाइन हमारे पास ये है। अगर आप देखें तो दोनों लाइन की लेंथ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन अगर ये पैरेलल हैं तो इनके स्लोप्स आपस में क्या है बेटा, हमेशा इक्वल है। इनके स्लोप्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल। लेकिन अगर 2 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, अगर 2 लाइंस आपस में क्या हो जाएं बेटा, परपेंडिकुलर हो जाए और परपेंडिकुलर होने की वजह से उनके दरमियान का जो एंगल है, एंगल, ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बनता हो, तो वो दोनों लाइंस क्या कहलाएंगी हमारे पास, उनका स्लोप होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल। मैंने ये लिखा है कि एक लाइन का नाम है L1, एक लाइन का नाम है L2। अगर L1 और L2 2 लाइंस आपस में पैरेलल हो जाती हैं तो स्लोप्स क्या होंगे बेटा, इक्वल। अब जहन में ये सवाल आता है कि सर आप इतनी ज़्यादा खूबसूरती से बोर्ड लिखते क्यों हैं, इतनी मेहनत करते क्यों हैं बेटा। तो ये सारी मेहनत सिर्फ आपको समझाने के लिए होती है कि इन चीज़ों में, इन डेफिनेशंस में, इन डायग्राम्स में जो जो चीज़ें बारीकी से नोट करने की हैं, मैं इसीलिए 4 कलर के मार्कर्स कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूं कि आपको एक एक चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। हमने स्लोप और ग्रेडियंट की बात करी, डायरेक्शन स्टीपनेस की, आप देखें मैंने चारों को अंडरलाइन करा हुआ है। इंक्रीजिंग, लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव, नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट डिक्रीजिंग, हॉरिजॉन्टल लाइन जीरो, अनडिफाइंड, वर्टिकल, इक्वल, पैरेलल। नीचे अगर आप गौर से देखें तो नेगेटिव रेसिप्रोकल्स, और आप यहां पर देखें कि क्या होगा, मैंने हर एक एक चीज को मैंने क्या किया हुआ है बेटा, मेंशन किया हुआ अंडरलाइन करके, ताकि आप लोग अपने पास ये चीजें महफूज कर लें। अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप्स क्या है बेटा,
बराबर, चाहे डायरेक्शन कैसी भी हो लेकिन एक जैसी हो, किसी भी डायरेक्शन में हो लेकिन एक जैसी डायरेक्शन में हो। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं और कितना एंगल बनाती हैं बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो उनके स्लोप्स हमेशा क्या होंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल्स होंगे। और स्लोप की कंडीशन होगी m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल्स टू -1। अगर मैं इस m2 को नीचे ले जाकर डिवाइड करवा दूं तो ये बन जाएगा m1 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m2। अगर मैं m2 को यहीं छोड़ दूं, m1 को नीचे ले जाऊं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, m2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m1। ये तो हो गई हमारे आज के लेक्चर की जितनी भी मैंने डायग्रामेटिक आपसे बातें करनी थी वो तमाम चीज़ें मैंने आपको समझा दी। एक चीज़ रह गई जो मैंने आपसे जिक्र किया कि हम अनडिफाइन को या इन्फिनिटी को दोबारा डिस्कस करेंगे। मैंने इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल आप लोगों को बताई थी कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बेटा व्हाट इज़ इन्फिनिटी, या सवाल ये किया जाए मुझसे या आपसे कि व्हाट इज़ इन्फिनिटी, तो हम एक इस्लामिक कंट्री से बिलोंग करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक इस्लामिक स्टेट से बिलोंग करने के साथ साथ हमारा दीन भी इस्लाम है। हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आए हैं। हमारी जो सबसे बेहतरीन दुनिया की किताब है जिसमें अल्लाह पाक ने हम सब के लिए रहनुमाई रखी है, उसका नाम है बेटा कुरान मजीद। उसमें ज़िक्र है एक ऐसे वाक़े का जिसका नाम है मेराज, कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरदिगार आलम से मुलाकात करने के लिए जब 7वें अर्श पर गए, तो हम वहाँ पर अगर हम साइंस की बात करें तो ऑल दो साइंस इन तमाम चीज़ों को नहीं मानता कि एक अर्श के बाद दूसरा अर्श, फिर तीसरा अर्श, फिर चौथा अर्श, फिर पाँचवा, फिर छठा, फिर सातवां अर्श होगा। लेकिन हम जिस किताब पर ईमान ले आए हैं, हम जिस अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए हैं, तो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें यही तालीमात दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद ने हमें यही तालीमात दी, उनकी औलाद ने, उनके दोस्तों ने, उनके साथियों ने हमें यही तालीमात दी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन से अर्श पर सफ़र करके गए। एक परिंदे, एक जानवर का नाम लिया जाता है बुर्राक का। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से इन्फिनिटी को एक्सप्लेन किया जा सके। एक्स एक्सिस का स्लोप सिर्फ 0 क्यों होता है या ये कह लें 0 होता है, मैं रटवा भी सकता था, मैंने आपको बताया 0 क्यों होता है। मैं ये भी कह सकता था वाई एक्सिस का स्लोप अनडिफाइन होता है। बेटा याद करो, एमसीक्यूज में रीजनिंग थोड़ी लिखनी होगी, लेकिन आपको ज़िंदगी भर हमेशा याद होना चाहिए कि आपने जो चीज़ पढ़ी थी उसका मतलब और मकसद आप जानकर आए हैं। अब इसकी मैथमेटिक्स में यही डेफिनेशन है, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी, जिसको रीचेबल नहीं है, जहाँ तक अभी लामहदूद है, उर्दू में इसको कहते हैं लामहदूद, जिस तक अभी हम पहुँच नहीं सके। लेकिन अगर हम इस्लाम की बात करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमें एक ऐसा वाक़या मिलता है, वाक़या मेराज का, कि जहाँ पर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आप सब के लिए नमाज का तोहफ़ा लेकर आए। और वहाँ पर से आने के बाद अल्लाह पाक ने जब अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब गुफ्तगू की, मुलाकात की, तो अपने हबीब को जो पैगामात दे के भेजे वो आकर उन्होंने दुनिया वालों को सुनाए। लेकिन अगर हम बात करें तो ज़मीन से लेके 7वें अर्श तक का एक सिलसिला जुड़ा, जिसको कुरान मजीद में आयतुल कुर्सी में ये वाज़े भी किया गया कि अर्श पर एक कुर्सी लगी होगी, वहाँ पर अल्लाह पाक का नूर मौजूद होगा, फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को रखेंगे, फिर उनके अहले बैत के नूर को रखेंगे और अल्लाह पाक हिसाब किताब फरमाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ज़मीन की सतह से लेकर आसमान की बुलंदियों तक, अर्श की बुलंदियों तक, 7वें अर्श तक चले गए। साइंस ये कहती है कि ज़मीन से लेकर आसमान तक का या पहले अर्श तक का अप्रॉक्सीमेट तकरीबन डिस्टेंस इतना है। आप गूगल करेंगे ना, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड, तो आप आसानी से उसमें ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब पहले से आगे नहीं जा सके तो हमने अपनी किताबों में एक शेर भी पढ़ा होगा कि जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो, कि सिदरतुल मुंतहा का जब एक मकाम आया तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उससे आगे नहीं बढ़ सके, अल्लाह के हबीब फिर वहाँ से अकेले सफ़र करके चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि फर्श से अर्श तक इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे ही हुआ होगा ना, जमीन नीचे है, आसमान ऊपर की जानिब है, तो नीचे से ऊपर की जानिब एक सफर जब तय किया गया, एस्ट्रोनॉट्स भी सफर तय करते हैं, हमने ऐसा पढ़ रखा है साइंस की किताबों में, गूगल पर तमाम डिटेल भरी पड़ी है कि फर्श से अर्श तक नील आर्मस्ट्रॉन्ग चले गए और उन्होंने जाकर चांद पे अपना कदम रखा। एक थ्योरी है, हम उस पर गुफ्तगू नहीं कर रहे। तो जब एक शख्स चांद पर जा सकता है तो वो शख्स जिसके लिए पूरी कायनात बनाई गई हो, क्या वो अर्श पर नहीं जा सकते? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस ज़मीन की सतह से ऊपर बुलंद होते होते जब 7वें अर्श पे पहुंचे होंगे, तो इसका मतलब एक डिस्टेंस है जो ट्रेवल हुआ।
बट अभी तक साइंस क्या दूर दूर तक दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकी। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने इसके हवाले से वाज़ेह इरशादात फरमाए हैं कि जिनके मुताबिक अगर हम उनकी तफसीलात में जाए बगैर मुख्तसरन सी बात करें तो ये तमाम चीज़ें क़यामत तक के लिए लामहदूद हैं। इसे इंसानी टेक्नोलॉजी, साइंस और दीगर तमाम मामलात इन रसाई तक नहीं पहुँच सकते। इसका मतलब वाई एग्जिस्ट, एक लाइन जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, जो वर्टिकल है, उसका स्लोप अनडिफाइंड या इन्फिनिटी क्यों होता है? इन्फिनिटी का मतलब है समथिंग हैज़ एग्जिस्टेंस, वो मौजूद है बट अभी तक अनडिस्कवर है, हम उसकी हदों तक नहीं पहुँचे, लामहदूद है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? इन्फिनिटी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये बात आसानी से समझ में आ गई होगी। आपके MCQs, क्वेश्चन आंसर्स, थ्योरी का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बहरहाल बीइंग अ मुस्लिम हमें हमारे अकायद के मुताबिक जो हम तालीमात हासिल कर रहे हैं दीन और दुनिया की, हमें कहीं ना कहीं उनकी मालूमात भी होनी चाहिए है। हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं चंद सेकंड के अंदर कि हमने अब तक की क्लास में क्या पढ़ा। हमने पढ़ा बेटा स्लोप क्या होता है? द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन इज अ नंबर दैट डिस्क्राइब्स बोथ द डायरेक्शन एंड द स्टीपनेस ऑफ अ लाइन। फिर हमने पहले केस में पढ़ा इफ अ लाइन इज इंक्रीजिंग गोज अप लेफ्ट टू राइट द पॉजिटिव, इफ अ लाइन इज डिक्रीजिंग goes down left to right negative, if a line is horizontal flat the slope is 0, it is a constant function। फिर हमने पढ़ा भाई केस नंबर 4 के अंदर कि if a line is vertical its slope is undefined infinity, जिस पर मैंने भी बहुत तफसील से गुफ्तगू की। फिर हमने 5वें केस में और 6ठे केस में दो प्रॉपर्टीज पढ़ी। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हों, पैरेलल का मतलब होता है सेम डायरेक्शन वाली, उनके स्लोप्स क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। कंडीशन होती है m1 मल्टीप्लाइड बाय m1 इज इक्वल्स टू m2। अगर इफ टू लाइंस, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो हमारे पास क्या चीज होता है बेटा? उसका स्लोप अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है। और अगर दो लाइंस की बात कर रहे हैं तो क्या होता है बेटा? नेगेटिव रेसिप्रोकल्स। मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा कि भाई इसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। अब कैलकुलेटर भी हम लोगों ने बनाया, साइंसदानों ने बनाया, मैथमेटिशियन ने, तो हम इसकी बात करते हैं। इसका एंगल है 90 डिग्री, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा m इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा का मतलब m इज इक्वल्स टू टेंजेंट 90। आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर में अनडिफाइंड इन्फिनिटी लिखा हुआ नहीं आएगा, कैलकुलेटर में लिखा हुआ है सिंटैक्स एरर, मैथ्स एरर, एरर। इसका मतलब ये हो गया कि कोई चीज़ है लेकिन उसमें अभी तक एरर है, डिफाइन नहीं की जा सकती, उसको कहते हैं हम इन्फिनिटी। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं कि भाई टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है बेटा? हमारे पास 90 डिग्री होता है। तो हम अपनी क्लास के टॉपिक को आज यहीं तक रखेंगे। होपफुली बेटा इतनी तफसील से बताने के बाद आपको कोई सवाल नहीं रहा होगा जहन में। फिर भी अगर जहन में कोई सवाल आ जाता है तो आप यकीनी तौर पर मुझसे जूम लाइव क्लास में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पिछली लेक्चर्स की तरह इस लेक्चर को भी सुनेंगे, घर पर नोट डाउन करेंगे, अपने रजिस्टर में महफूज करेंगे। किसी भी दिन हम आप लोगों का टेस्ट अनाउंस कर देंगे। जब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें बेटा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।